नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में मगध साम्राज्य का उदय अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में मगध का साम्राज्य के रूप में विकसित होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। मगध राज्य अति प्राचीन था। पुराणों के माध्यम से हमें इसके राजनीतिक उत्थान व पतन का बोध होता है। महाभारत के समय यहाँ राजा बृहद्रथ था, जो विख्यात योद्धा व जरासंध का पिता था। बृहद्रथ को ही प्रतापी मगध साम्राज्य का प्रतिष्ठाता माना जाता है। जरासंध साम्राज्यवादी वृत्ति का शासक था, जिसने अनेक राजाओं को परास्त किया और अंततोगत्वा श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। वह एक निर्बल शासक सिद्ध हुआ। इसी कारण वह अपने मंत्री पुलिक द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिक ने अपने पुत्र महीये को राजा बनाया, परंतु पुलिक का पुत्र भी एक शक्तिशाली शासक सिद्ध नहीं हुआ और उसे एक महत्वाकांक्षी सामंत भट्टिये ने मौत के घाट उतार दिया। हर्यंक वंश का प्रथम शासक यह भट्टिये बना, परंतु वह अपने जीवन काल में अधिक प्रतापी सिद्ध नहीं हुआ। हर्यंक वंश का प्रतापी शासक बिंबिसार था और मगध के उत्थान का इतिहास वास्तव में बिंबिसार के शासन से ही आरंभ होता है। बिंबिसार बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। टर्नर महोदय ने उसके पिता का नाम भट्टिये बताया है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार की हत्या 493 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा हुई। बिंबिसार महत्वाकांक्षी होने के कारण साम्राज्यवादी था, अतः गद्दी पर बैठते ही उसने मगध राज्य के विस्तार के प्रयास आरंभ किए। राज्य विस्तार के लिए उसने कूटनीति तथा युद्ध नीति दोनों का सहारा लिया। कूटनीति के अंतर्गत उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई। बिंबिसार ने कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री कौशल देवी से विवाह किया, जो कौशल के शासक प्रसेनजित की बहन थी। कौशल नरेश ने अपनी पुत्री को दहेज में काशी का प्रांत बिंबिसार को दिया। बिंबिसार की दूसरी पत्नी चेलन्ना थी। वह लिच्छवी वंश के प्रमुख शासक चेटक की पुत्री थी। इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप उसने युद्ध प्रिय लिच्छवियों को भी शांत रहने को बाध्य कर दिया, जो मगध को निरंतर खतरा उत्पन्न करते रहते थे। बिंबिसार ने तीसरा विवाह विदेह राज्य की राजकुमारी वासवी से किया। इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप बिंबिसार को अपने पश्चिमोत्तर में स्थित अंग राज्य पर आक्रमण करने में सुविधा हो गई। बिंबिसार का चौथा विवाह उत्तरी पंजाब के मद्र के राजा की पुत्री क्षेमा या खेमा से हुआ था। यह बिंबिसार की प्रमुख रानी रही। उसके इन वैवाहिक संबंधों का परिणाम यह हुआ कि उसका राज्य शक्तिशाली हो गया और साथ ही उसका विस्तार भी हुआ। इसके अलावा बिंबिसार ने कई मैत्री संबंध भी स्थापित किए, जैसे अवंती नरेश प्रद्योत उस समय शक्तिशाली राजा था। बिंबिसार ने उससे शत्रुता न करके मैत्री संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने युद्ध नीति को भी अपनाया। वह एक सफल और साम्राज्यवादी शासक माना जाता था। अंग नरेश ब्रह्मदत्त को युद्ध में बिंबिसार के हाथों मारा गया और अंग राज्य मगध में मिला लिया गया। इसके पश्चात बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु सम्राट बनता है। अजातशत्रु
गद्दी पर बैठने से पूर्व अंग महाजनपद का गवर्नर रह चुका था। वह भी अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी शासक था और मगध राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में देखना चाहता था। अतः सर्वप्रथम उसने कौशल के साथ संघर्ष छेड़ा। यह युद्ध बिंबिसार तथा कौशल देवी की मृत्यु के उपरांत हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौशल देवी के भ्राता प्रसेनजित ने अपनी बहन को दहेज में दिया गया काशी का भाग वापस ले लिया तो अजातशत्रु ने प्रसेनजित के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। युद्ध में कभी अजातशत्रु परास्त हुआ तो कभी प्रसेनजित। अंत में अजातशत्रु बंदी बना लिया गया, परंतु भाग्यवश उसकी पराजय भी विजय में परिवर्तित हो गई। प्रसेनजित ने अजातशत्रु को मुक्त कर दिया और अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। इस विवाह के परिणाम स्वरूप काशी अजातशत्रु को पुनः मिल गई और काशी पर उसका स्थायी अधिकार हो गया। इस प्रकार कौशल व मगध में पुनः अच्छे संबंध स्थापित हो गए। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली की लिच्छवियों से हुआ। उस समय वज्जी संघ शक्तिशाली गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें लिच्छवी, मल्ल आदि कई गणराज्य सम्मिलित थे। इस युद्ध के कारण भी जैन व बौद्ध साहित्य में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया और मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार हुआ। अजातशत्रु की यह विजय अवंती के शासक प्रद्योत के लिए अच्छी नहीं रही। उसके आक्रमण की आशंका से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी की सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए, परंतु ऐतिहासिक स्रोतों से यह पता नहीं चलता कि कभी प्रद्योत ने मगध पर हमला किया या नहीं। अजातशत्रु और वज्जी के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में कुशीनगर के मल्ल गणराज्य ने अजातशत्रु के विरुद्ध वज्जी संघ की सहायता की थी। इस कारण अजातशत्रु ने मल्ल गणराज्य पर आक्रमण किया और उसे युद्ध में परास्त कर दिया। इस विजय के परिणाम स्वरूप अजातशत्रु का साम्राज्य हिमालय की तराई तक विस्तृत हो गया। राय चौधरी ने उसकी विजय यात्रा के परिणाम स्वरूप लिखा है कि उसका शासन हर्यंक वंश का चरमोत्कर्ष काल था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार अंग वाराणसी वैशाली के प्रदेश मगध साम्राज्य के अंग थे। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु की मृत्यु के उपरांत उसके 4 उत्तराधिकारी हुए और उसके पश्चात उसका पुत्र उदायन राजा बना, परंतु जैन साहित्य इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि पिता की मृत्यु के समय वह चंपा में था। वहां से लौटकर वह सामंतों की सहमति से शासक बना। उदयभद्र या उदायन भी अपने पूर्वजों की भांति साम्राज्यवादी था। अवंती के शासक पालक, जो कि प्रद्योत का पुत्र था, उससे उसका युद्ध छिड़ा और कई युद्धों में उसे परास्त किया। उसने अपने राज्य की राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र को बनाया। उदायन या उदयभद्र के 3 उत्तराधिकारियों के नाम आते हैं, अनुरुद्ध, मुंडक और नागदासक। ये तीनों निर्बल और अयोग्य सिद्ध हुए। इन परिस्थितियों में शिशुनाग ने हर्यंक वंश के अंतिम शासक नाग दासक को गद्दी से हटाकर स्वयं शिशुनाग वंश की स्थापना की और 412 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा और 394 ईस्वी पूर्व तक उसने राज्य किया। उसने राजगृह को ही मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग नागवंश का संस्थापक माना जाता है। वह इस वंश का वीर तथा प्रतापी राजा सिद्ध हुआ। अवंती नरेश को परास्त कर उसने अवंती को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मगध का एक प्रबल विरोधी मार्ग से हट गया और मगध की उन्नति का मार्ग साफ हो गया। इस विजय से मगध का वत्स पर भी अधिकार हो गया। अब उत्तर भारत में मगध का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहा।
शिशुनाग के उपरांत उसके पुत्र काकवर्ण या कालाशोक ने शासन किया। उसने राजगृह को छोड़कर फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और उसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि कालाशोक राजमहल के षड्यंत्र से मारा गया और अब मगध का राज्य नंद वंश के हाथ में आ गया। पुराणों के अनुसार नंद वंश का प्रथम शासक महापद्म नंद को बताया गया है। महापद्म नंद अनेक राज्यों को विजित कर मगध को विशाल साम्राज्य बनाता है। उसके समय उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जो क्षत्रिय व ब्राह्मण राजाओं से शासित थे, जैसे कौशल, पांचाल, काशी, कुरु, सूरसेन, कलिंग, मिथिला, अश्मक आदि। संभवतः उसने इन सब राज्यों को मगध राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मगध नरेशों ने राज्य विस्तार का जो कार्य प्रारंभ किया था उसे महापद्म नंद ने पूरा किया। महापद्म नंद की गणना भारत के महान सम्राटों में होती है। उसने बिंबिसार, अजातशत्रु तथा शिशुनाग की परंपरा में महान कार्य किए और अपने राज्य को विशाल और सुदृढ़ बनाया। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों के संदर्भ में अधिक तथ्य ज्ञात नहीं है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। उनमें धनानंद अधिक उल्लेखनीय है और वही इस वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर का समकालीन था। विश्वास किया जाता है कि धनानंद ने पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखते हुए उस पर राज्य किया और भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया उस समय मगध पर वही राज्य कर रहा था और इस नंद वंश के अंतिम शासक ने 326 से 325 ईस्वी तक राज्य किया और नंद वंश का काल भारत की समृद्धि का काल था, जिसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। इस प्रकार मगध साम्राज्य संपूर्ण होता है।